कल 5 जुलाई को योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और आज सरकार अब जनता के बीच 100 दिन की उपलब्धियां लेकर जाने वाली है। योगी सरकार 2.0 के पहले 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 100 दिन में किए गए कामों के बारे में बताएंगे। आज सीएम योगी के अलावा सभी मंत्री भी अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और सरकार के कामों को गिनाने वाले हैं। आपको बता दें कि लोक भवन में दोपहर 12:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस दौरान उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। तो 100 दिन में क्या काम सरकार की ओर से किए गए, योगी सरकार 2.0 में क्या काम हुए, उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद मुख्यमंत्री जानकारी देंगे। दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहेंगे। लोक भवन में आज योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। करीब 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 100 दिन के क्या कामकाज रहे उसके बारे में बताया जाएगा। क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, इसके बारे में जनता के बीच योगी सरकार जाएगी और अपने 100 दिनों के कामकाज को जनता को बताया जाएगा। योगी सरकार 2.0 के पहले 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। लोक भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कई बड़े फैसले लिए गए, कानून को लेकर किस तरीके से योगी सरकार ने काम किया है, इसके अलावा तमाम जो फैसले लिए गए हैं उसके बारे में योगी सरकार बताएगी, जनता तक अपनी बात को पहुंचाएगी। दोपहर 12:30 बजे खुद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। 5 जुलाई यानी कि कल योगी सरकार 2.0 के 100 दिन के काम जिन्हें गिनाया जाएगा, 100 दिन पूरे हो रहे हैं, जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो मिशन 100 की फाइनल रिपोर्ट आज जनता के सामने पेश की जाएगी। योगी सरकार 100 दिन का पूरा हिसाब किताब जनता को देगी कि 100 दिन में सरकार ने कितना काम किया। लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहेंगे। 100 दिन की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, बताया जाएगा। अगले 6 महीनों के लक्ष्य के बारे में भी बताया जाएगा, यानी कि इन 100 दिनों से अलग 6 महीने आगे सरकार क्या क्या काम करने वाली है, किस तरीके से जनता को उसका फायदा होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। सरकार के सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे। 5 जुलाई को योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। योगी ने दूसरी बार शपथ के बाद तय किया था काम का लक्ष्य, कितना काम 100 दिन में हुआ और अगले 6 महीने में कितना काम होगा, इसके बारे में आज बताया जाएगा। तो 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी और शपथ के बाद ये तय किया था कि हम इन कामों को करेंगे, ये हमारा लक्ष्य होगा। उस टारगेट को कितना योगी सरकार अचीव कर पाए, इसके बारे में मुख्यमंत्री जनता को बताएंगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मार्च को योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ ली तो उन्होंने 100 दिन, 6 महीने और 5 साल का लक्ष्य तय किया। मंत्रियों और विभागों के लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार की गई। अब योगी सरकार 100 दिन पूरे होने पर जनता के सामने लेखा जोखा पेश करेगी। योगी सरकार 100 दिन का हिसाब देगी। सीएम योगी लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। योगी सरकार 100 दिन की उपलब्धियां बताएगी, साथ ही अगले 6 महीनों का लक्ष्य भी जनता के सामने रखेगी। यही नहीं, यूपी सरकार के सभी मंत्री जनता के बीच जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार के 5 जुलाई को 100 दिन पूरे होंगे। सीएम योगी ने दूसरे कार्यकाल में अपने काम से अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक के पसीने छुड़ा रखे हैं। उन्होंने 100 दिनों के भीतर ऐसे कई बड़े फैसले लिए जिनकी जमकर तारीफ हुई। सीएम योगी ने फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया। गन्ना किसानों का 1,74,000 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में निवेश को बढ़ाया। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश भर में लोन मेले का आयोजन किया गया। 100 दिन के अंदर 10,000 पुलिस भर्ती के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया गया। योगी सरकार ने 100 दिन में अपराधियों और माफियाओं की 844 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त की।
यही नहीं, यूपी सरकार ने 68,784 अतिक्रमण स्थल और 76,196 अवैध पार्किंग स्थलों को मुक्त करवाया, जबकि धार्मिक स्थलों से 74,700 लाउड स्पीकर हटवाए गए और 17,816 लाउड स्पीकर स्कूलों को दिए गए। योगी सरकार ने महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर और मुफ्त बस सेवा की सौगात भी दी। साथ ही 100 दिन में छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए। 100 दिन के अंदर 5 नए हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए MOU साइन किए गए। दूसरी बार सरकार बनने के फौरन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और अफसरों से संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा। तो वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो या फिर रोजगार जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दे, सभी मामलों पर सीएम योगी पूरी तरीके से संजीदा दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो 100 दिन योगी सरकार के कल पूरे होने जा रहे हैं। इसको लेकर पूरी जानकारी लेते हैं। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, 100 दिन के कामकाज को सरकार किस तरीके से गिनाएगी, क्योंकि मंत्री जनता के बीच जाएंगे, अपनी 100 दिन की उपलब्धियों को बताएंगे और खुद मुख्यमंत्री भी आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 25 मार्च को शपथ लिया था योगी 2 में खुद मुख्यमंत्री ने और तमाम सारे मंत्रियों ने, और अब 100 दिन पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में सुशासन के 100 दिन, सरकार ने ये नारा दिया है, ये स्लोगन दिया है कि सुशासन के 100 दिन उत्तर प्रदेश में हुए हैं और तमाम सारी उपलब्धियां हमने अपने दर्शकों को दिखाई। किस तरीके से भर्ती हुई, 10,000 से ज़्यादा पुलिस के जो हम कहें सब इंस्पेक्टर, उनकी भर्ती हुई। इसके अलावा तमाम युवाओं को जो है लैपटॉप वो बांटे गए कई जगहों पर। एक नई चीज़ शुरू की, जो मेधावी है वहाँ जिलों जिलों में जाकर उनको चीज़ें दे रहे हैं। इसी तरीके से टैबलेट तो पहले से ही दे रहे थे, फिर उसका भी बड़े कार्यक्रम आयोजित किए। लखनऊ में इतनी बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 की, जिसमें 80,000 करोड़ से ज़्यादा का जो निवेश था वो धरातल पर आया, रोजगार के अवसर मिले। फिर पहली बार उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बजट, 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया और आने के साथ ही फोकस युवाओं पर है, रोजगार कैसे दें इसके लेकर तमाम सारे निर्देश दिए गए। तो ये सारी कुछ उपलब्धियां हैं जिसे खुद आज मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो बताएंगे और एक तरीके से वो उनका रिपोर्ट कार्ड होगा कि 100 दिनों में क्या कुछ काम किया है सरकार ने अब तक यूपी को आगे ले जाने में, यूपी को विकास में नंबर 1 बनाने के लिए। क्योंकि बार बार यही कहते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम अन्य मंत्री हो, कि यूपी को हमें नंबर 1 बनाना है देश में, और इसीलिए तमाम सारे काम। और आपको याद होगा जब शपथ ग्रहण हुआ उसके कुछ दिनों बाद किस तरीके से प्रेजेंटेशन शुरू हुए, अलग अलग विभागों के प्रेजेंटेशन हुए और उसमें 100 दिन का एजेंडा तय हुआ, 6 महीने का एजेंडा तय हुआ, 1 साल, 2 साल और 5 साल का एजेंडा तय हुआ। तो जो उस प्रेजेंटेशन में एजेंडा तय हुआ उसी हिसाब से सरकार ये काम कर रही है। हमने थोड़ी चीज़ें बदली हुई देखी इस योगी 2 में। जैसे आप देखिए कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई मुख्यमंत्री ने और ये कहा कि भाई आप मंडलों में जाइए, दौरे करिए, और 100 दिन के भीतर ही, मतलब एक पहले चरण का दौरा हो गया, दूसरे चरण का दौरा चल रहा है, तो लगातार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अब जो मंत्री हैं उनके जरिए भी फीडबैक ले रहे हैं, जिलों में जो विकास के काम है या फिर आप कहिए कि जो अधिकारियों को लेकर उनके बारे में फीडबैक उनसे ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें इस योगी 2 में नई नज़र आ रही हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए, अभी आपने देखा जब सबसे पहले मुख्यमंत्री गए मुजफ्फरनगर, वहाँ पर भी मेधावी छात्रों के साथ बात की। यही लखनऊ में हमने देखा मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री ने जो लखनऊ के टॉपर्स थे उनको बुलाया, उनसे बातचीत की। तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। और आज तो खुद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे। पर कल से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि सारे जो मंत्री हैं वो अपने विभागों का 100 दिन का क्या अचीवमेंट है, सुशासन के जो 100 दिन सरकार कह रही है उसमें उनके विभाग ने किस तरीके से काम किया, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये सिलसिला 14 तारीख तक जारी रहेगा। अलग अलग दिन अलग अलग मंत्री इसी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तमाम सारी चीज़ों की जानकारी देंगे और कहीं ना कहीं हम कहें तो 5 साल का सरकार का विजन क्या रहेगा उसकी भी एक झलक देखने को आज मिलेगी। ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर, जहां यूपी में कल से वन महोत्सव की शुरुआत होगी। पहले दिन प्रदेश में लगाए जाएंगे एक साथ 25 करोड़ पौधे। सीएम योगी आदित्यनाथ चित्रकूट में पौधे लगाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ के
कुकरेल में पौधारोपण करेंगी। एक दिन में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश बनाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में, ब्रजेश पाठक प्रयागराज में पौधारोपण करेंगे। इस साल वन महोत्सव के तहत प्रदेश में कुल 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पहले दिन प्रदेश में एक साथ 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कल से इसकी शुरुआत होगी। योगी आदित्यनाथ चित्रकूट में पौधा लगाएंगे। आनंदीबेन पटेल लखनऊ के कुकरेल में पौधारोपण करेंगे। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य अयोध्या में, ब्रजेश पाठक प्रयागराज में पौधारोपण करेंगे। एक दिन में सबसे ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश बनाने जा रहा है। एक दिन में 25 करोड़, पहले दिन 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मथुरा से खबर, जहां हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करने वाले महामंडलेश्वर को धमकी दी गई है। महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी को अलकायदा की धमकी मिली है। वृंदावन के महेश्वर धाम के आचार्य हैं महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी। धमकी देने वाले ने कई नेताओं को भी बम से उड़ाने की धमकी दी थी। धमकी के बाद महामंडलेश्वर ने थाना जैत थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी ने सुरक्षा देने की मांग भी की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको मथुरा से दे दें। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करने वाले महामंडलेश्वर को अलकायदा की ओर से धमकी दी गई है और ये धमकी कई राजनेताओं को पहले दी जा चुकी है। वृंदावन के महेश्वर धाम के आचार्य हैं महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी, जिन्हें ये धमकी मिली है, बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद उन्होंने थाना जैत में एफआईआर दर्ज कराई है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने यूपी प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी प्रदेश अध्यक्ष हटा दिए। इसके साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया। पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा और दूसरी सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया। बताया जा रहा है कि लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव में हार के बाद यह फैसला लिया गया है। उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश के इस एक्शन पर सबकी नजर है। माना यह जा रहा है कि पहले विधानसभा फिर लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश संगठन में पूरी तरीके से बदलाव कर दें। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते थे। दोनों ही जगहों पर हुए उपचुनाव में सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की इकाइयों को भंग करने की कवायद को पार्टी को मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है। तो युवा संगठन को अखिलेश यादव ने भंग किया है। राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी को भंग किया गया है। समाजवादी पार्टी में बड़ा बदलाव, क्या दूर होगा हार का तनाव? नई टीम को मिलेगी जिम्मेदारी, उपचुनाव की किसकी गलतियां पड़ी भारी? जितने सवाल अखिलेश यादव पर विधानसभा चुनाव के हार पर नहीं उठे थे, जितने रामपुर और आजमगढ़ की हार ने खड़े कर दिए। क्योंकि विरोधी तो विरोधी अब अपने भी अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल उठाने लगे हैं और अब तमाम बयानबाजी और तकरार के बाद समाजवादी पार्टी ने बड़ा बदलाव करते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समेत सभी संगठन और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया। पहले विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त और फिर सपा व आजमगढ़ के चुनाव में मिली करारी हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी के सभी युवा संगठन, महिला सभा, जितने भी प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्ष और राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। माना जा रहा है कि अब 2024 को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से पूरी रणनीति तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर इन सबका नए सिरे से गठन भी किया जाएगा। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सही कार्यकारिणी भंग करने की बात कही जा रही थी, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी रामपुर और आजमगढ़ का उपचुनाव हारी, संगठन में बदलाव की बात जोर पकड़ने लगी। ये दोनों ही सीटें सपा की गढ़ मानी जाती थी, लेकिन भाजपा ने उपचुनाव में सपा के M22 समीकरण को फेल कर दिया। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के मुस्लिमों ने एकमुश्त होकर सपा को वोट किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 83% मुस्लिम सपा के साथ थे। इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय ने किसी एक पार्टी को 1984 चुनाव के बाद वोट किया था। ये इसी बात का नतीजा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा 47 से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन 3 महीने बाद उपचुनाव की जंग में मुस्लिमों की एकजुटता भंग होती नजर आई। समाजवादी पार्टी वो रामपुर हार गई जहां 55% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की थी। वो आजमगढ़ भी हार गई जहां यादव मुस्लिम वोट गेम चेंजर की भूमिका में थे। मतलब जिस वोट बैंक के भरोसे समाजवादी पार्टी पहली बार 32% वोट के पार पहुंची, उस पर एक नया संकट मंडराने लगा है। क्योंकि अब वो साथी भी अखिलेश को नसीहत देने लगे हैं जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था।
पार्टी अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। जिस पार्टी का मुखिया चुनाव प्रचार में न जाए तो वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी। तो इनको निकल के क्षेत्र में इसी कमरे से निकल करके चलना चाहिए बाहर, क्षेत्र में अपने नेताओं को लेकर के जो सरकार बनाने बिगाड़ने वाले लोग हैं उनके बीच में काम करने तरह से उपेक्षा की जा रही है। और हम लोग ईमानदारी से अखिलेश यादव जी के सिपाही बन करके काम कर रहे हैं और आगे भी मंशा है कि काम करते रहें, क्योंकि पूरे पिछड़े दलित वर्ग का कल्याण ही इसी धारा से होना है। लेकिन अब विचार कर रहे हैं ना आप? लेकिन अगर ये इस तरह का ही रहा तो हम लोग 2024 के लिए विचार करने के लिए बात। हार का मुख्य कारण है ये तालमेल। अखिलेश यादव भी प्रचार के लिए नहीं निकले। वो तो उनकी रणनीति थी और रणनीति का पालन उन्होंने किया। क्यों किया इस पर कभी चर्चा नहीं की, मैं इस पर नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन जब पार्टी का नेतृत्व ही आगे नहीं निकलता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। अब सवाल बड़ा है कि क्या इस संगठन में हुए इस बदलाव से नई शुरुआत होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 साल बचे हैं। वहीं सवाल अखिलेश यादव की चुप्पी का भी है, क्योंकि उपचुनाव में मिली हार पर अखिलेश ने अब तक एक शब्द नहीं कहा है, जबकि हर एक चुनाव अखिलेश यादव और उनके नाम पर भी लड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की। ज्ञानवापी विवाद पर आज से फिर से सुनवाई शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे से जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। वहीं सुनवाई को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले प्रमुख पक्षकार सोहन लाल आर्य ने अयोध्या केस की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि सर्वे को लेकर अदालत में याचिका दाखिल करने की तैयारी है। वहीं आज कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा। इस बार मुस्लिम पक्ष ने भी कमर कस ली है। अब ये देखने वाली बात होगी, आज से फिर से सुनवाई शुरू होने जा रही है। क्या कुछ आज देखने को मिलता है? कल हमारे संवाददाता ने जहां हिंदू पक्ष से बात की थी तो तमाम साक्ष्य उनके पास भी हैं और तमाम बिंदु भी हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष भी पूरी तरीके से तैयारी के साथ इस बार कोर्ट पहुंचेगा और अपनी दलीलों को पेश करेगा। वहीं जिला जज की अदालत में सुनवाई से पहले जो प्रमुख पक्षकार हैं सोहन लाल आर्य, उन्होंने अयोध्या केस की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग भी की है और उनका कहना है कि इसको लेकर एक याचिका लगाई भी जा सकती है, जिसको लेकर वो तैयारी कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ रहता है और कितने दिन तक ये मामला चलता है। बहरहाल दोनों पक्षों की ओर से जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। कल बैठक भी की गई थी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की ओर से और कोई भी दल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वहीं सुनवाई से पहले आज हिंदू पक्षकारों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। दर्शन के बाद हिंदू पक्षकारों ने कहा कि हम चाहते हैं कि मामले का जल्द से जल्द समाधान हो और हम मूल स्थान पर पूजा कर सकें। महिलाओं ने गीत गाकर भगवान शिव की आराधना की। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज से ज्ञानवापी केस पर सुनवाई होगी और हिंदू पक्षकारों की टीम ने आज दर्शन किए हैं और कामना की है जल्दी से जल्दी ये मामला सुलझ जाए। दर्शन करके हम सारे लोगों ने आज बाबा से ही मांगा कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें बाबा हमें विजयी बनाएं और मूल स्थान पे जल्द से जल्द हमारी पूजा शुरू हो और ये केस जल्द से जल्द डिसाइड हो, सबका सुख हो, सबको समृद्धि मिले, कोई हिंसा ना हो, सबका कल्याण हो, ऐसी हमने ईश्वर से मनोकामनाएं। सभी देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है कि जो श्रृंगार गौरी पर चल रहा है मुकदमा हो उसमें हम विजयी हो और विलम्ब मुस्लिम पक्ष के बाद सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष सुनवाई हो, जिससे दूध का दूध पानी पानी हो सके और हमारे जो आराध्य स्थल है जो नंदी की प्रतीक्षा हो वह जल्दी से जल्दी समाप्त हो। यही हम बाबा से प्रार्थना किए हैं। नए उत्साह के, नए कलेवर के साथ, नए जोश के साथ माननीय न्यायालय में उपस्थित होने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग के बाबा जी मिले, माँ श्रृंगार गौरी हम लोग को मिले जल्दी से। हम लोग जल्दी से उनकी पूजा जो 1 महीने से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को जो है कि न्याय मिले, हम लोग जल्द से जल्द अपने महादेव की, माँ गौरी की पूजा कर सकें। हम ही सबसे बोले थे कि चलिए विश्वनाथ जी का दर्शन करके, बाबा का दर्शन करके तब हम लोग कोर्ट चला जाएगा। मांगा है कि जल्दी से बाबा का उद्धार हो जाए, बाबा मुक्त हो जाए और हम लोग बाबा का दर्शन पूजन भी करें, जो बाबा बंद हैं वो खुल जाएं। तो सुनवाई से पहले बाबा विश्वनाथ के दर पर सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया है। हिंदू पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा ये आपने सुना। वहीं उत्तराखंड में नैनीताल की मॉल रोड पर दरारें देखने को मिली, जिसकी वजह से ज्यादा दबाव माना जा रहा है। ये दरारें किसी भी हादसे का कारण बन सकती है। नैनीताल में मल्लीताल क्षेत्र की लोअर मॉल रोड में
कुछ जगह दरार देखने को मिली। इससे पहले भी 18 अगस्त 2018 को इससे चंद कदमों की दूरी पर मॉल रोड का एक हिस्सा टूटकर झील में गिर गया था। इस हादसे का वीडियो बन गया था जो जोरदार तरीके से दुनिया भर में वायरल हुआ। मॉनसून शुरू होने के बाद दरारों से पानी रिसकर जमीन में चला जाता है, जिससे भूस्खलन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आगे बढ़ते हैं बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां पुलिस की 25,000 के इनामी लुटेरों से मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी बदमाश पुष्पेंद्र उर्फ हिमांशु अपने साथी अर्जुन सिंह पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से तमंचा, 18,200 रुपए, बाइक और एक पिस्टल बरामद हुई है। बदमाशों का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र की इलना नहर के पास मुठभेड़ हुई है। वहीं औरैया में 14 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों की पुलिस के साथ देर रात मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी के पैर पर गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश भी घायल हो गया है। फिर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अपराधी को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। घटना थी अछलदा थाना क्षेत्र में, जिसमें एक 14 साल की पीड़िता के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। तो ये उसके 2 वांछित हैं जो बाइक पर थे और कहीं भागने का प्रयास कर रहे थे। तो टीम ने जब रोका तो इन्होंने उस पर फायर किया। एक का नाम इसमें जो घायल है वो कुलदीप यादव पुत्र विजयपाल, और दूसरे का नाम है गौरव यादव पुत्र आशुतोष। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।